नमस्कार, मैं हूं अमित। आप देख रहे हैं हल्ला बोल सच। आप तमाम दर्शकों का हल्ला बोल सच में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हल्ला बोल के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे शख्सियत से रूबरू कराता रहा हूं, जिससे जानकर आपको भी एक मोटिवेशन मिलता रहा है। जी हाँ, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनको लोगों ने लोक बंधु संजीव डोम के नाम से नवाजा है। नवाजा इसलिए है क्योंकि एक ऐसा युवक जो कि दिल्ली जैसे शहर में मॉडलिंग करता हो, और अचानक ऐसा क्या हुआ जो रूरल एरिया में आके महादलित परिवार के बारे में सोचने लगा। हमारे देश की स्थिति छोड़िए, बिहार की स्थिति पे बात करेंगे तो बिहार में अक्सर जाति पर आधारित राजनीति होते रहती है और जाति के नाम पे लोग पासा पलटते रहते हैं। तो एक ऐसे महादलित परिवार जिसको कि जो सवर्ण वर्ग के लोग होते हैं थोड़ा अपेक्षित दृष्टि से देखते हैं, उसके प्रति एक सकारात्मक रवैया अपनाने वाला संजीव डोम हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और आपको भी पता चलेगा कि इनके लाइफ में ऐसा क्या हुआ है और ऐसी क्या मजबूरी रही जो कि लाइमलाइट से दूर भी होते जा रहे हैं। अल्लाह बोल सच में आपका स्वागत है। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया आप। सबसे पहले आपको हम संजीव कुमार कहें या संजीव डोम कहें, क्या अच्छा लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आप जो कहिएगा सब अच्छा लगेगा, क्योंकि आम जनों के जुबान पे संजीव डोम ही है। संजीव कुमार में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब आप संजीव डोम बोलेंगे तो फिर आपको बहुत नज़दीक तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये तो पता है हमको कि आपका खगड़िया घर, लेकिन खगड़िया में कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं खगड़िया ज़िला का रहने वाला हूँ। परबत्ता ब्लॉक है और नया गाँव मेरा घर है हुआ। आपकी जाति क्या रही है? अब जाति नहीं बोलना अच्छा जाति लगता। जाति इसलिए पूछना ज़रूरी है क्योंकि जो स्थिति रही है, मतलब आज के दिनों में अक्सर कोई भी नेता देखेंगे तो वो जातिगत राजनीति बिहार में खासकर करता है, तो जाति पूछना ज़रूरी है। बिहार में लोग भूमियार कहते हैं, सवर्ण कुल से आते हैं हम लोग। हाँ हाँ। तो पिछले दिनों में आप दिल्ली में रहा करते थे, लोग कहते हैं कि पहले आप मॉडलिंग वहाँ किया करते थे, क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, दिल्ली बेस हूँ। दिल्ली में बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी, और 24 साल में दिल्ली छोड़ के मैं बिहार आया। और उससे पहले मैं रैंप में कैट वॉक यानी जो मॉडल होते हैं तो रैंप वॉकर हुआ करता था। लेकिन फिर बिहार के ही परबत्ता में कन्हैयाचक गांव है, वहाँ एक भोज में आना, एक न्योता पुरने आया था। उसी में जो जूठे पत्तलों से भोजन उठा के खाने वाला जो दृश्य देखा तो मालूम चला कि एक ऐसी जाति, एक ऐसा वर्ण भी अभी भी जो अछूत है और जो उसी पे टिका हुआ है। तो फिर लगा कि ये तो अच्छी बात नहीं है। ये 15 साल पहले की बात है। तो फिर 2006 में मैं दिल्ली से वापस आया और फिर उन्हीं के लिए, उनके जीवन को बदलने के लिए और उन्हीं के लिए समर्पित हो गया हूँ। तो इसीलिए लोग, चूँकि मैं जो डोम जाति के लोग हैं, महादलित में आते हैं, तो उन्हीं की मैं सेवा करता हूँ। तो इसीलिए लोग चिढ़ाने के लिए और या फिर एक तरह से कहा जाए तो नवाज दिया, लोगों ने नवाजा है। लोगों को जो टाइटल लोगों का होता है, चौधरी होता है, सिंह होता है, राय होता है और वगैरह वगैरह होता है, लेकिन संजीव कुमार के साथ संजीव कुमार भी नहीं रहा है, संजीव डोम के नाम से प्रचलित हो गए हैं। जी, मैं तो संजीव कुमार ही लिखता हूँ, लेकिन चूँकि कहते हैं ना कि गांव में लोग, चूँकि आप सवर्ण परिवार से हैं, फिर आप उनकी सेवा कर रहे हैं जिनको लोग अपने दहलीज पे बैठने नहीं देते थे, तो आप उनकी हितैषी बन के उनके लिए आवाज़ बन रहे हैं, उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों से मुक्ति का रास्ता दिखा रहे हैं। तो लोग फिर आपको चिढ़ाने के लिए या हित दृष्टि से उस टाइटल से नवाजा गया ताकि मुझे बुरा लगे, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगता और मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझे वो कह के संबोधित करता है तो मुझे अच्छा लगता है। जिस प्रकार आपने कहा कि रैम्प वॉक पे मैं करता था और मॉडलिंग किया करता था, तो मॉडलिंग में वो जो लाइम लाइट हुआ करता होगा वहाँ पर, और अचानक लाइम लाइट को छोड़ के, चूँकि वो उस लाइफ के लिए लोग उसकी ओर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अगर 1000 युवक जमा किया जाए तो हमको लगता है कि 900 जो युवक होगा वो ज़रूर कहेगा हमको वही पसंद है। तो उसको छोड़ के फिर आना इधर कैसा लगा, मतलब उसको छोड़ना, इधर आ जाना, इसको किस दृष्टि से देखते हैं? आदमी कोई कहीं छोड़ता नहीं है। एक होता है कि हमको शौक़ है कोई काम करने का, एक होता है कि आपकी सोच बदल जाती है। तो जब मैंने देखा था इनको जूठे पत्तलों से जूठा उठाना, तो मेरी एक सोच, चाहे वो ईश्वरीय देन हो या किसी अदृश्य देवता की शक्ति हो, कि मुझे वो बदलने पे मजबूर होना पड़ा कि मैं रैंप में हूँ, दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में हूँ, और एक अच्छी लाइफ, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि एक अच्छी लाइफ क्या हो सकती है। एक हाई प्रोफाइल लाइफ को आप जी रहे हैं, वो भी बहुत कम एज में, 22-23 साल की, 21-22 साल की उम्र में जी रहे हैं, 23 साल की उम्र में। और उस उम्र में आप हिम्मत कर रहे हैं कि मैं इस पूरी लाइफ को छोड़ के और मैं बिल्कुल उसकी तरह ज़िंदगी जीऊँगा जो तकलीफ़ों में पड़ा हुआ है। और 21वीं सदी में भी हम किसी को छूने से नहाना पड़ जाए तो ये दुर्भाग्य है इस देश का। और मुझे लगा कि
क्यों ना मतलब इस चीज़ को बदला जाए। लेकिन इतना आसान नहीं था, मुझे अपने घर में ही संघर्ष करना पड़ा 1 साल। और कोई नहीं चाहते थे कि मैं बिहार आऊँ और बिहार में आके मैं अनटचेबल लोगों के लिए काम करूँ, जिनको अछूत बोलते हैं बिहार में। तो मेरे घर में ही मुझे पहले अपने जो घर की स्टेट होती हैं, फादर होते हैं, मदर होते हैं, उनसे पंगा लेना पड़ा। फिर मुझे अंततः भाग के आना पड़ा। और मेरा एक ही मकसद था कि मैं इनको इंसान वाला जो पहचान जो है ना, वो मैं दिलाऊंगा। और ये मेरी सोच बदली थी, मैं कोई शौक से नहीं आया था। और धीरे धीरे रैंप से मेरा मन उतरता गया और मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अच्छा खासा कमाता हूँ और अच्छा ज़िंदगी जी रहा हूँ। आप बिहार में लोग पढ़ते हैं नौकरियां पाने के लिए, और फिर लगता है कि नौकरी मिलेगा तो शादी होगी, घर होगा, गाड़ी होगा। मेरे पास सब चीज़ था और है, आज भी है। लेकिन लगा कि ये बेकार है। अगर आप अपने लिए कमा रहे हैं, अपने सुख के लिए कमा रहे हैं, आप 10 गाड़ी ले लो, खूब पैसा ले लो, अच्छे खासे मकान अभी भी हमारे पास है। मुझे लगता है कि भारत के कई सारे मेट्रो सिटी में मकान है, सब चीज़ है। तो वो सुख सिर्फ आप अपने लिए अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सामने कोई व्यक्ति बिना कपड़े का हो, बिना खाना का हो और वो भूखा है, तो फिर ये बेईमानी है। अगर हम इंसान योनि में जन्म लिए तो सबको एक जैसा दर्जा मिलना चाहिए। और नियति भी कहती है कि अगर आप जब रात में सो रहे हो तो आपका पड़ोसी खाया कि नहीं खाया आपको देखना चाहिए। अगर वो नहीं खाया तो पहली प्राथमिकता है कि पहले आप उसको खिलाओ फिर खाना खाओ। लेकिन ये कलयुग है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपकी इस सोच ने तो आपको बेनिफिशियल भी इसके लिए बनाया आपको। आप तो सत्यमेव जयते के का भी हिस्सा बन गए। तो हाँ, आप मैं तो तो टीवी पे दिख, चूँकि उस समय जो चर्चित शो हुआ करता था सत्यमेव जयते, तो जैसे कि आपने कहा कि लोगों ने चिढ़ाने के लिए भी संजीव डोम को कहा, तो आपके लिए तो बेनिफिशियल दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप सत्यमेव जयते के का पार्ट बन गए, आमिर खान के साथ लोगों को दिखे। तो जो एक लोगों का जो किरदार होता है कि चलो हम मॉडलिंग कर रहे हैं, टीवी पे दिखेंगे, आप तो बिना मॉडलिंग किए किरदार में आ गए ना, फिर सत्यमेव जयते का हिस्सा बन गए। इस पर क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, मैं मॉडलिंग कर रहे थे उसमें टीवी में बहुत कम आते थे। वो एक प्राइवेट शो हुआ करता था। प्राइवेट शो में जो इवेंट वाले होते हैं, और बड़े बड़े शहरों में आपको पूछने वाला कौन है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ तो बड़े बड़े स्टार बैठे हुए हाँ हैं। बिल्कुल। और रैंप जब हम मॉडलिंग करते थे किसी खास प्रोडक्ट के लिए करते, किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, किसी डिज़ाइनर के लिए करते थे। हाँ तो वो मैगजीन में हम छप जाते थे, छोटे मोटे अखबारों में छपते थे कि बिल्कुल। फलाने जगह पे ये रात में शो हुआ है। लेकिन जब हम काम करने लगे तो एक खास समाज का एक ऐसा व्यक्ति जो आज भी गांव के सबसे किनारे में, जहाँ पे लोगों का कचरा फेंकने का जगह है, जहाँ पे लोगों का शौचालय का जगह है, वहाँ पे किसी का आप झोपड़ी घर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये उसी जाति बिल्कुल का घर है, ठीक है। तो उसको आप एक पक्के मकान में बदलने का जो सोच लेके आ गए, तो ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत थी। और ये हिम्मत मुझे कहीं ना कहीं ईश्वर से मिला है और माँ बाप का आशीर्वाद था। चूँकि माँ बाप के मेरे मम्मी पापा ने कभी विरोध नहीं किया। विरोध किया था, उनको लगा, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा सेटल रहे, बिल्कुल। उसका बच्चा बड़े शहर में रहे। जब आप ऑलरेडी सेटल हैं तो वो नहीं चाहता कि जाके कोई संघर्ष करे। और ये जो एक्टिविज्म होता है ना, संघर्ष वाला काम होता है। आपको अच्छे लोग नहीं पसंद करेंगे, सब चीज़ नहीं है। तो जब मैं यहाँ पे आया तो लोगों मैं यातनाओं के दौर से गुजर रहा था, मानसिक तौर पे ऐसा वैसा, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन मेरी एक ही एम था कि मैं जिसके लिए आया हूँ मुझे डाइवर्ट नहीं होना है, और मुझे इसको अर्श फर्श से अर्श तक लेके जाना है। हाँ, और वही मुहिम था जो आमिर खान की टीम को मैं अच्छा लगा, वो मेरे काम मैं नहीं अच्छा लगा, मेरे काम अच्छे लगे। और फिर मुझे वो एक तरह से उस समय का वो इंटरनेशनल शो था, कई सारे देशों में वो चल रहा था। और वो भी मैं उनके जो रोज़ एपिसोड था उसका पार्ट नहीं था। मैं उसके पूरे एपिसोड के बाद 13वां एपिसोड था, और वो आइडिया ऑफ इंडिया नाम था उस एपिसोड का। और उसमें हम भारत के ऐसे 5 लोग थे जो अपने सुख सुविधा छोड़ के लीग से हटकर आम जनों के लिए काम कर रहे हैं। तो करीब 25,000 लोगों में हम 5 लोगों को सेलेक्ट किया था, और जो हम सामने आए लोगों के, तो वो एक पहचान बनी। लोगों को समझ में आया मेरे काम का, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे। क्योंकि मैं सुदूर इलाके में हूँ, और जिस इलाके में हूँ मैं, वहाँ सवर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जिस इलाके में सवर्ण की संख्या ज़्यादा हो, वहाँ पे अछूतों की स्थिति बहुत दयनीय होती है, दलितों की स्थिति बहुत दयनीय होती दबे है। कुचले। हाँ, जो वंचित लोग हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय होती है। तो उस भीड़ में अगर आप आवाज़ बन के उठ रहे हैं तो अपने आप में एक चैलेंज है, और अपने आप में एक उसको बाहुबल कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। तो हमारा फिर एक संगठन बना, बहिष्कृत हितकारी संगठन बना, और हम
कई सारे यहाँ पे मेला लगाया करते थे और बिहार सरकार के कई सारे मंत्रियों का आना होता था उस मेले में, क्योंकि 20-25 हज़ार की भीड़ हो जाती थी। गंगा यात्रा हमारा होता था, गंगा पे कलश यात्रा, गंगा पे जल अधिकार भरने का होता था। फिर हम लोगों ने मैला ढोना, जूठा उठाना, टॉयलेट साफ़ करना, मरा जानवर खींचना, इस सब पे अपने आप जब जैसे जैसे लोग जागरूक होते गए वो लोग छोड़ते गए। और 3 टोला सेवक हैं अभी हमारे डोम जाति में, और जो रविदास जाति हैं, मुसहर जाति हैं, उनमें से करीब 500-600 बच्चे हैं जो बीटेक और पॉलिटेक्निक किए हुए हैं। और परबत्ता में ही हमारा एक बच्चा अंडा बेचता था, आज वो ओवरसियर है। तो ये सब अचीवमेंट है, और इसमें किसी से हम लोग ना पैसा लेते हैं ना कोई हमें दान करता है। लेकिन जिस स्पीड से आपका स्टेटस बड़ा होता गया था, जैसे सत्यमेव जयते का हिस्सा बन जाना, ये आम बात नहीं है, आम लोगों के बस की बात नहीं है। तो फिर एकाएक, जैसा कि आप सुर्खियों में बने रहते थे और कुछ अलग लीग से हट के काम करके सुर्खियों में बने रहते थे, फिर इधर से कुछ बरसों से कहीं ना कहीं लगता है लोगों के मन में कि संजीव डोम थोड़ा सा लाइमलाइट से दूर हो गए हैं। कुछ ऐसा काम अगर आप बताना चाहें कि अभी के समय में जो संजीव डोम द्वारा किया जा रहा है। देखिए, मैं लाइमलाइट से कभी दूर नहीं रहा हूँ, और मुझे फालतू के छपने की आदत नहीं है जी। अगर मैं काम कर रहा हूँ, फिर कोई न्यूज़ वाले छाप रहे हैं या कोई चैनल वाले चला रहे हैं, तो मुझे खुशी होती है। बेमतलब का न्यूज़ में आके और अलर बगर बोल के, फालतू बोल के आप न्यूज़ में हमेशा फेमस बनना चाहोगे, मैं उस लेकिन आपने कहा कि मैं आना नहीं चाहता, तो लेकिन अगर कुछ लोगों की जानकारी में आपके द्वारा अच्छे किए गए कार्य के बारे में उनको पता चले, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग जुड़ना भी चाहते हो, तो इसलिए भी तो आना चाहिए। बिल्कुल, जब भी मैं काम करता हूँ अखबार में आता हूँ, जब भी मैं काम करता हूँ, आप नेशनल चैनल देखेंगे उसमें मैं हमेशा आते रहता हूँ। और सतमे जयते के बाद एक सीढ़ी सी लग गई, पांचजन जो आरएसएस की मैगजीन है, और वो 138 देश में जाता, उसने मुझे छापा है। वो भी 4 पेज की उनकी अपनी स्टोरी है, और वो भी ऐसा नहीं, उनकी पूरी टीम आई खगड़िया में मेरे साथ रही, और हम उस महादलित परिवार में गए, रात में वो लोग रहे हमारे डोम परिवार में, तब जाके उन्होंने छापा था। उसके अलावा मुझे इंटरनेशनल पुरस्कार मिला, यूनाइटेड नेशन का करमवीर चक्र मिला हुआ 2019 में, 2020 में उपराष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। फिर केबीसी में करमवीर एपिसोड आता है, कौन बनेगा करोड़पति में, हाँ, तो उसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ, शूटिंग भी हुआ, लेकिन किसी कारण कोई वो इंटरनल विवाद था चैनल और हमारे बीच में, तो वो अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। और फिर वैक्सीन मैन का रिवार्ड मिला इसी साल, आप जान ही रहे हैं। 2 साल पूरा दुनिया जब वैक्सीनेशन कोविड के महामारी में अपने घर में दुबका हुआ था, जिनको लोग अक्सर जो राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि उनको अपनी जान की फिक्र थी, उसमें आपका ये संजीव डोम हर गली नुक्कड़ पे लोगों को मिल रहा था सेवा करने में। तो हम लोग तो लाइमलाइट में हमेशा रहते हैं। और चलिए चलते चलते, चूँकि अब आज के युवक का जो एक सपना होता है कि चलो हम कुछ अलग सा करें, कुछ अच्छा कमाएं, वो सारा हाई प्रोफाइल लाइफ छोड़कर ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, ऐसे युवकों को, कि लाइमलाइट की लाइफ कुछ अलग है और रियल किसी के दुख में दुखित हो जाना ये अलग है। तो अगर कुछ मैसेज देना चाहें युवकों को तो। देखिए, आपने एक सवाल मुझसे किया था, उसी चीज़ को फिर आप दोहरा रहे हैं। आज की डेट में आप बहुत बड़े लोग बन जाइए, बहुत पैसा कमा लीजिए, लाइमलाइट अगर किसी की सेवा कर रहे हैं ना, इससे बढ़िया कोई आज की डेट में मतलब लाइमलाइट में आने का क्या कहते हैं उसको, इससे बढ़िया मैसेज नहीं है कि आप मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूँ, डॉक्टर बनूँ, IAS IPS बनूँ, मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ, ठीक है, लेकिन एक्टिविज्म करना कोई नहीं चाहता। समाज सेवा, रियलिटी में सोशल रिफॉर्मर बनना कोई नहीं चाहता। दिखाने के लिए तो आज के डेट में हर कोई लिखेगा, देखिएगा, हाथ जोड़ के लिखेंगे मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, तो कितना करते हैं हमसे बेटर आप जानते हैं, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ये भी एक फील्ड है कि आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं इंसान हूँ और मुझे सामने वाला भी इंसान है और एक ही योनि से जब हम पैदा हो रहे हैं, तो मेरे जैसा ही है वो, हाँ, जाति धर्म अलग है लेकिन हम जैसे इंसान ही हैं। तो अगर वो मुझसे कमज़ोर है तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं उसकी मदद करूं। और जब आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ों से मुक्ति दिला रहे हैं, तो वो अपने आप में एक लाइमलाइट है, और फिर आप कहीं भी रहेंगे लोग आपको बाहर निकालेंगे। ये सच्चाई है, लोगों को आना चाहिए और अच्छी राजनीति करनी चाहिए, और सेवा बहुत बड़ा माध्यम है। तो चूँकि अब समय दूसरा है, समय मतलब लोग दूसरे तरह के सोचने लगे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, एक्टिविज़म अच्छा चीज़ है। मैं बिल्कुल राजनीति में नहीं हूँ अभी, और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। मुझे लगता है सेवा करने में मुझे जितना अनुभव मतलब खुशी आता है, उतना शायद पॉलिटिक्स में नहीं होगा। चलिए चलते चलते मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी बातें हैं जो कि आपसे मैं शेयर नहीं कर पाया, और हमारे बीच जो संजीव डोम जी हैं, इन्होंने भी बहुत सारी बातें बची हैं जो कि अगले एपिसोड में आपके सामने रखी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल।
तो बीच बीच